स्कंदगुप्त के समय सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण कब हुआ? 458 एडी में हूणों का आक्रमण हुआ। और हूण सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय, अगर हम भीतरी अभिलेख का नाम सुना होगा, अपने उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर, गाजीपुर में सैदपुर है, सैदपुर में भीतरी नामक स्थान पे जो अभिलेख मिला है उससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने हूण सबसे पहली बार तोड़माड़ के नेतृत्व में भारत पे आक्रमण किए, जिन्हें कि स्कंदगुप्त ने पराजित किया। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद के जो परिवर्ती शासक थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए और अंत में आकर के मिहिरकुल था हूणों का राजा, जिसने जो है भारत पे विजय पाई। और स्कंदगुप्त के विषय में एक तथ्य और है कि ये सिर्फ न एक अच्छे सेनापति थे बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। और सौराष्ट्र में जो गिरनार, जो जौनागढ़ के अभिलेख की बात आप बहुत सुने होंगे, जूनागढ़ का अभिलेख, या इसे जौनागढ़ भी कुछ लोग कह देते हैं, जूनागढ़ के अभिलेख से ये पता चलता है कि जो गिरनार के जो प्रशासक थे उनका नाम चक्रपालित था। गिरनार के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, चक्रपालित था। उन्होंने जो सुदर्शन झील थी, वहां पे एक सुदर्शन झील थी, उस पे एक डैम था, बांध था, याद रखिएगा, बांध का पुनर्निर्माण कराया, बनाया नहीं। कई बार एग्जाम में आता है, लिख दिखता है कि सुदर्शन झील का जौनागढ़ ये इससे रिलेटेड है, ये सुदर्शन झील का चक्रपालित ने सुदर्शन झील का निर्माण नहीं है, ये पुनर्निर्माण कराया, रिकंस्ट्रक्शन कराया। ठीक है। ये उसके बाद से स्कंदगुप्त के विषय में एक फैक्ट और है कि इन्होंने चीन चाइना से अच्छे संबंध स्थापित किए हुए एक राजदूत भेजा था उस समय चीनी राजा के दरबार में। और स्कंदगुप्त के बाद जो परवर्ती शासक हुए, अगर आप इसको संक्षेप में जानना चाहे, इसकी जरूरत बहुत नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इस तरीके से राजा हुए। जैसे स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त हुए, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त हुए, पुरुगुप्त के बाद आपके कुमारगुप्त हुए। कुमारगुप्त पहले हो चुके हैं इसलिए कुमारगुप्त द्वितीय थे। उसके बाद से बुद्धगुप्त हुए। बुद्धगुप्त के बाद कौन हुआ? बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त हुए, नरसिंहगुप्त। इनके बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद हुए वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त के बाद एक और कुमारगुप्त हुए। जब बाप दादा परपाजा बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं तो बच्चे उनके नाम के आगे अपना नाम उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के नाम के अनुसार अपना नाम रख लेते थे। तो कुमारगुप्त एक महत्वपूर्ण शासक हुए। तो ये कुमारगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय भी हुए, कुमारगुप्त तृतीय भी हुए। यहाँ कुमारगुप्त तृतीय हुए और कुमारगुप्त तृतीय के बाद बताया कि विष्णुगुप्त हुए और ये अंतिम शासक थे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं गुप्त वंश के। और 550 एडी में आपका जो गुप्ता वंश था वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न होकर समाप्त हो गया। यानी 5वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो गुप्त काल, पहले भी बात हो चुकी है, अपने चरमोत्कर्ष पे था। और ये 6ठी शताब्दी में 550 ईडी में ये गुप्त काल का समापन हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, जैसी इतिहास की प्रक्रिया है, समझे? हाँ। तो संक्षेप में तेल स्कंदगुप्त के बाद, स्कंदगुप्त के दरअसल बताया जाता कोई संतान नहीं थी, तो इनके सौतेले भाई थे पुरुगुप्त, पुरुगुप्त हुए, पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय हुए, फिर बुद्धगुप्त हुए, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त, फिर भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय, उसके बाद विष्णुगुप्त। ये अंतिम शासक थे। याद रखिए, कभी आता है गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। एक इसमें महत्वपूर्ण शासकों में बुद्धगुप्त जो थे, इन्होंने सबसे बड़े भूभाग पे राज किया। हिंसांग बताते हैं कि इनका साम्राज्य सबसे बड़ा था। तो ये सबसे प्रसिद्ध शासक। परवर्ती गुप्त शासक, स्कंदगुप्त के बाद के परवर्ती गुप्त शासकों की बात होगी तो बुद्धगुप्त नंबर 1 पे थे। इनका शासन, ये काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने सबसे बड़े भूभाग पे अपने समय में शासन किया। भानुगुप्त के बारे में आप जानते हैं?
एरण अभिलेख का नाम आपने सुना होगा, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, ये 510 एडी का है, 510 एडी का एरण का अभिलेख है। इसके बारे में जो ध्यान, 510 एडी एरण का अभिलेख, यहां सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। कहानी नहीं, कपोल कल्पना नहीं, किंवदंती नहीं, अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। भानुगुप्त का जो, ये भानुगुप्त बताया, नरसिंह गुप्त के बाद जो राजा हुए भानुगुप्त, वैंद्यगुप्त के पहले जो हुए भानुगुप्त, इनका जो एरण अभिलेख है भानुगुप्त में, इनका जो प्रस्तर स्तंभ अभिलेख है, उसमें जो है इनके मित्र कौन थे, उनका नाम गोपराज था, गोपराज। ये हूणों से लड़ाई किए, हूणों की लड़ाई में इनके मित्र गोपराज मारे गए, तो उनकी पत्नी जो थी जब विधवा हुई, विधवा होने के बाद वो सती हो गई थी। तो सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिलता है, याद रखिएगा, बार बार आता है, एरण अभिलेख में अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के, और ये 510 का है। ठीक, ये संक्षेप में बात हो गई। और अब हम थोड़ा सा देख ले प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में। आइए संक्षेप में जान लें हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, यानी गुप्त काल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, गुप्त काल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा कर लें। तो राजा, पहले आपने पढ़ा अपने आप को महाराजाधिराज, परमेश्वर और आदि, परम भट्टारक आदि तमाम उपाधियों से अपने आप को विभूषित करते थे। और राजा का पद उस समय वंशानुगत था, यानी राजा पेट में से पैदा होता था, लेकिन ज्येष्ठ उत्तराधिकार का नियम पूरी तरीके से लागू नहीं था। यही वजह थी कि कभी कभी जब सत्ता संघर्ष होता था तो जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले सामंत थे, जो जुड़े हुए लोग थे, वो भी जो है सत्ता प्राप्त कर लेते थे। और अगर हम बात करें राजा की, तो राजा सर्वोच्च था। राजा के पास अपनी स्थानीय सेना हुआ, अस्थाई सेना, राजा के पास अपनी परमानेंट आर्मी हुआ करती थी। लेकिन जो सामंत थे वो अपनी सेना अलग रखते थे, ज़रूरत पड़ने पे राजा की मदद भी किया करते थे। एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ब्राह्मणों को दान खूब दिया गया गुप्त काल में, और यही वजह थी कि ब्राह्मणों ने जिन राजाओं से दान प्राप्त किया, उनकी प्रशंसा में उनकी तुलना तमाम देवताओं से कर डाली। स्वाभाविक सा बात है ये कि भाई उन्होंने उनको दान दिया तो उन्होंने उनकी स्तुति की। ये होता आया है बहुत पहले से ही, और राजा को देवतुल्य माना गया। देवतुल्य मानने के बाद राजा के किसी निर्णय पे प्रश्न चिन्ह भी नहीं किया जा सकता कि भाई देवता हैं, देवता पे कोई प्रश्न चिन्ह क्या करेगा। और विष्णु जो जगत को संचालन करने वाले देवता थे, तमाम राजाओं को विष्णु की उपाधि दी गई। और मुद्राओं पर जो मुद्रा थी उस पर लक्ष्मी की आकृति उकेरी गई। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो भूमिदान था या भूमि अनुदान की व्यवस्था दक्कन में सातवाहनों ने शुरू की थी, लेकिन इस काल में, गुप्त काल में, भूमिदान खूब व्यापक पैमाने पे प्रचलन हो गया। सेना की बात जहाँ तक थी, तो जो पहले जो अश्व चला करते थे, बताया कैवलरी थी, अश्वचालित रथ हुआ करते थे, वो बहुत कम होने लगे घोड़ों के प्रयोग से। घुड़सवार, और घुड़सवार, अच्छे घुड़सवार घोड़े पे बैठ करके जो धनुष तीर से लड़ने वाले जो योद्धा थे, वो बड़े कुशल योद्धा माने गए। यानी घुड़सवार घोड़े पे बैठ के, घुड़सवार का मतलब ही घोड़े पे बैठने वाला, बैठ के धनुष और बाण से युद्ध लड़ते थे, अपने रणकौशल का परिचय देते थे। भूमि संबंधी कर जो थे उस समय काफ़ी अधिक बढ़ गए, लेकिन जो वाणिज्य संबंधी कर थे उनकी संख्या में कमी आई। भू राजस्व की जहाँ तक बात है, लैंड रेवेन्यू 1/4 से लेके 1/6 तक था। और दान की बात हो गई। हाँ, विष्टि था, बेगार को विष्टि कहते थे। यानी गुप्तकाल में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, या जो आर्मी के लोग थे, गवर्नमेंट आर्मी, जो सरकारी सेना में लोग हुआ करते थे, या शाही सेना के लोग हुआ करते थे, या जो अधिकारी हुआ करते थे, उनके यहाँ लोग बेगार करते थे। बेगार समझते हैं ना, बिना कुछ लिए दिए खटना। तो बेगार जिसे विष्टि कहते थे, बेगार,
विष्टि का प्रचलन था, जिसे विष्टि बेगार। विष्टि क्या है, बेगार, याद रखिएगा, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। विष्टि कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है कि गुप्तकालीन प्रशासन में राजा सर्वोच्च हुआ करता था और न्यायाधीश ये ही चीफ जस्टिस भी था, राजा निर्णय वही करता था, ब्राह्मण की सहायता लेता था। ये आप समझ सकते हैं अगर आप प्राचीन इतिहास को ठीक से पढ़ते रहे तो भाई ब्राह्मण की मदद से राजा निर्णय लिया करता था, सर्वोच्च न्यायाधीश वही था। पहली बार गुप्त काल में ऐसा हुआ कि जो दीवानी और फौजदारी हत्या और व्यभिचार, फौजदारी का मतलब हत्या और व्यभिचार से जुड़े हुए जो मामले थे, बाकी ये सब जमीन जायदाद के मामले, दीवानी, इन दोनों कानूनों को पहली बार जो है डिफाइन किया गया और सेपरेट किया गया। फर्स्ट टाइम ये सिविल और फौजदारी लॉज को, सिविल और क्रिमिनल लॉज को क्या किया गया, परिभाषित, इंग्लिश में कहिए डिफाइंड और सेपरेटेड, यानी आप कहेंगे परिभाषित और पृथक्कृत किया गया। पृथक्कृत और परिभाषित किया गया, यानी पहली बार जो है दीवानी और फौजदारी कानूनों के, ये कानून है क्या, इनकी परिभाषा बताई गई, उन्हें अलग अलग किया गया। ठीक, राजा जो है न्यायाधीश हुआ करता था, बताए, वो अपने न्याय निर्णय में ब्राह्मण की मदद लिया करता था। जज को दंड नायक कहते थे, जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनको दंड नायक कहा करते थे। न्यायाधीश को क्या कहते थे, दंड नायक या महादंड नायक, दंड नायक या महादंड नायक कहा करते थे उस समय। और उस समय राज्य जो था वो भुक्तियों में विभाजित था, भुक्तियों में। और भुक्ति जो है किसमें विभाजित थे, विषय में विभाजित थे। राज्य जो है वो भुक्तियों में विभाजित था। भुक्ति का मतलब क्या, प्रांत, प्रोविंस। और इसका जो उपरिक्त था, इसकी जो व्यवस्था देखता था, राज्य जो है भुक्तियों में विभाजित थे। भुक्तियां जिन्हें आप आज का स्टेट कह लीजिए, और भुक्तियों को जो है विषयों में विभाजित किया गया था, विषय होते थे। और इसका जो प्रधान होता था वो विषयपति कहलाता था। विषय का मतलब आज का डिस्ट्रिक्ट, भुक्ति का मतलब स्टेट, प्रोविंस। ठीक, तो राज्य जो है भुक्तियों में विभाजित था, यानी प्रोविंस प्रांतों में विभाजित था। भुक्तियों को देखने वाला उपरिक्त हुआ करता था, और ये भुक्तियां विषय में विभाजित थी। विषय का मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट, ये जिसका इसको देखने वाला विषयपति होता था। और विषय जो है वीथियों में विभाजित था, विषय जो है वीथियों में विभाजित था, और वीथियां जो है गांव में विभाजित थीं। यानी ग्राम, ग्राम के बाद वीथी, वीथी के बाद विषय, विषय के बाद भुक्ति। ठीक, भुक्ति का मतलब समझिएगा प्रांत, विषय, विषय का मतलब जिला, विषयपति। वीथियों में और ग्रामों में, और गांव का शासन जो है कौन करता था, मुखिया करता था। आज सुनते होंगे ना मुखिया जी, उस समय भी गांव का शासन जो है मुखिया के हाथ में था, लेकिन वो श्रेष्ठी की मदद से। याद रखिएगा, श्रेष्ठी उस समय इतने महत्वपूर्ण थे कि जब न्यायालय की बात कर रहा था तो उस समय श्रेष्ठियों के लिए अलग न्यायालय हुआ करते थे। ठीक, न्यायालय में जब इनके लिए, इनको खटाखट न्याय मिले, खटाखट खटाखट खटाखट, टकाटक टकाटक, इसलिए जो है श्रेष्ठी की मदद से गांव में मुखिया जो होता था गांव का, श्रेष्ठी के मदद से गांव का जो है प्रशासन की देखभाल करता था। और श्रेष्ठियों के लिए अलग से न्यायालय हुआ करते थे, जिससे कि इनका डिसीजन जो है कैसे हो, फटाफट फटाफट हो। सदस्य के रूप में राजा जो है वो भाग लेता था उपज का 1/6। भोग जो है राजा फल और सब्जी के रूप में ले लेता था। इसी तरीके से ऊपरी था, ऊपरी, ये जो अस्थायी कृषक थे उनसे लिए जाने वाला कर था। इसी तरीके से हलदंड लगता था। और उद्रंग एक कर था जो ये कहते हैं अस्थायी कृषकों पे लगाया गया कर था। यानी जो भूमि से जुड़े हुए कर की व्यवस्था थी, उस करों में वृद्धि हुई, वाणिज्य कर में कमी हुई। पीछे हम लोगों ने इसको देखा। और
कुमार मात्य कहते थे जो प्रांतों का प्रशासक हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटर जो हुआ करता था प्रोविंस का, उसे कुमार मात्य कहते थे। इसी तरीके से बताया महादंडनायक जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे दंडनायक या दंडनायक कहते थे। उसी तरीके से महाबलाधिकृत होता था, जो आर्मी चीफ होता था, सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था, उसे महाबलाधिकृत कहते थे। उसी तरीके से ध्रुवाधिकरण जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो ऑफिसर जो है या कलेक्टर जो था जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसे ध्रुवाधिकरण कहते थे। और अग्रहारिक होता था जो दान विभाग का प्रधान होता था, उसे अग्रहारिक कहते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण पद थे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जहां तक स्वर्ण मुद्रा का सवाल है तो आप देखेंगे स्वर्ण मुद्राएं बड़ी भारी पैमाने पे मिली हैं, व्यापक तौर पे मिलती हैं। और ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते तो उनको कैश में ही जो है पेमेंट किया जाता था। और अगर आप फाहियान की माने तो फाहियान जो चीनी यात्री था वो बताता है कि मगध में बड़ी समृद्धि थी, वहाँ के लोग बड़ा खुशहाल जीवन जिया करते थे। ये भी उसने बताया कि वो इतने धनी और संपन्न थे कि दान खूब दिया करते थे, प्राय बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और समृद्धि के कारण से दान खूब दिया करते थे। और सबसे अधिक सिक्के आप जानते हैं कि सोने के सिक्के सबसे अधिक गुप्त काल में मिले हैं, जिन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया है। सोने के सिक्कों को जो गुप्त काल में मिले हैं, आज दिनार आप सुनते होंगे, दिनार, तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल के अभिलेखों में जो सोने के सिक्के मिलते हैं उसे दिनार कहा गया है। और उन दिनारों में जो राजा का जो उसमें राजा होता था उसका चित्र, उसकी फोटो बड़े स्पष्ट शब्दों में अंकित है। लेकिन इसमें जो सोने की मात्रा थी, पिछले जब हम कुषाण पढ़ रहे थे तो भी हमने अध्ययन किया था, पढ़ा था कि कुषाणों के समय जो सोने के सिक्के होते थे उनमें सोने की मात्रा ज्यादा थी, प्योरिटी ज्यादा थी इन कंपेरिजन विद गुप्ता पीरियड। और गुजरात विजय के बाद, ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के बाद जो है गुप्तों ने जो है चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के कब चलवाए? गुजरात विजय के बाद गुप्तों ने चांदी के सिक्के चलवाए और खूब चलाए, पर्याप्त मात्रा में चलवाए। लेकिन हाँ, कुषाणों के समय तांबे के सिक्के बहुत थे, गुप्त काल के समय में बहुत कम मिलते हैं। और एक बात ये भी कि 550 ईस्वी जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो रहा था 6वीं शताब्दी में के मध्य में, उस समय जो हमारा व्यापार था, रेशम की जो मांग थी वो पूर्वी रोमन साम्राज्य में कम होने लगी। उसकी वजह ये थी कि रोमन लोगों ने जो है चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली। रेशम बनाने की कला सीख लेने के बाद ये हुआ कि रेशम की मांग कम हो गई, इससे भारत के रेशम व्यापार पे अच्छा खासा असर पड़ा। और एक व्यवस्था है कि ब्राह्मणों को बताया कि जो है सातवाहनों के में शुरुआत की थी लैंड ग्रांट की, उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों को खूब दान दिया और भूदान दिए गए। भूदान की वजह से एक असर ये हुआ कि ब्राह्मणों को भूदान दे दिया गया, पुरोहितों को दे दिया गया, तो भूस्वामी तो हो गए लेकिन खेती करते नहीं थे। इससे कृषि व्यवस्था पे जरूर प्रतिकूल असर पड़ा और वहीं से जो दासों से कृषि कराई जाती थी। और ब्राह्मण को जो अनुदान दिया गया, इस अनुदान का जो विस्तृत वर्णन जो नारद स्मृत में मिलता है, ब्राह्मण अनुदान से ये भी पता चलता है कि उस समय ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तमाम जातियां उपजातियां जो विदेशी आए वो एक जाति के रूप में बन गए, जातियों उपजातियों की संख्या खूब बढ़ी। हाँ, शूद्र का जहां तक बात है, शूद्र की स्थिति में कुछ सुधार है। गुप्त काल तक आते आते शूद्रों को ये अधिकार दे दिया गया कि आप रामायण सुन सकते हैं, रामायण महाभारत या पुराण का श्रवण कर सकते हैं, इतना अधिकार उनको मिल गया। और ये भी हुआ कि कुछ खास संस्कार ऐसे थे, वो गृह संस्कार थे, उसको कर सकते थे, और कुछ घरेलू अनुष्ठान भी कर सकते थे, थोड़ी लिबर्टी उनको मिली। महिलाओं के साथ भी यही हुआ कि शूद्र महिलाएं भी जो है चाहे तो रामायण है, हमारा महाभारत है, पुराण है, उसका श्रवण कर सकती हैं। पहले इसकी इजाजत नहीं थी, आप जानते हैं। ये बदलाव आया शूद्रों की स्थिति में। और 7वीं शताब्दी में जो है तब शूद्र जो है दास, मजदूर, सेवक इसी रूप में थे उसके पहले तक, लेकिन 7वीं सदी में इनकी एक पहचान कृषक रूप में हुई। ये हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं।
प्रशासनिक हो गई, सामाजिक व्यवस्था अपने घुस गए हम प्रशासन पढ़ते पढ़ते। तो अछूतों को जो है, अछूतों में जो चांडाल थे, अछूतों में जो चांडाल थे उनको फायान बताता है कि चांडालों को तो नगर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं थी। ऐसा होता था कि अगर नगर में सड़कों पे चलेंगे तो सड़क ही अछूत हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। ये बड़ी खराब स्थिति फायान बताता है इस चीज को, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। जो नगर से बाहर ही रहते थे, ऐसा माना जाता था कि अगर नगर की सड़कों में आएंगे तो भाई साहब सड़क गंदी हो जाएगी। ये बड़ी विकट स्थिति थी। अच्छा हाँ, जनजातियों का जहाँ तक सवाल है, जातियों उपजातियों की संख्या में वृद्धि का एक कारण तो बाह्य आक्रमण था। बाहर से लोग जो लोग भीतर आए वो उनको एक उसी में समाहित कर दी, अनेक जातियाँ बना दी गई। इसी तरीके से जो जनजाति समाज था उसमें जो जनजातियों का जो सरदार हुआ करता था उसको तो उच्च कुल का माना गया, समझे। जो उनका सरदार हुआ करता था उसको उच्च कुल का माना गया, किंतु उनके जो सामान्य लोग जो थे, जो उनके स्वजन थे, उनको नीचे कुल का माना गया। सरदारों को तो ऊंचे कुल का माना गया और जो उनके अपने स्वजन थे, सामान्य लोग थे, उनको नीचे कुल का माना गया। और प्रत्येक जनजाति जो है अपने नए कलेवर में आकर के एक एक जाति के रूप में प्रकट हो गई। प्रत्येक जनजाति जो है, ट्राइबल जो है, अपने नए रूप में, नए फॉर्म में, नए कलेवर में आकर के एक एक जाति के रूप में प्रकट हो गई। इससे बहुत सारी जातियाँ और जातियाँ पैदा हो गई। और इन मिश्रित जातियों में सबसे महत्वपूर्ण जाति का नाम था कायस्थ। ओसनम स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। इस जाति के उत्पत्ति का कारण था कि जो भूमि और राजस्व के हस्तांतरण से संबंधित कामकाज थे उनको देखने का काम इस जाति के ऊपर आ गया। लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड जो वर्क थे वो ये जाति देखने लगी। इस कारण से ये आगे चल करके बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। तो ध्यान रखिएगा कायस्थ शब्द का उल्लेख पहले कहाँ हुआ है, तो ओसनम स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। अच्छा, शूद्रों की बात हो गई थी। याद रखिएगा शूद्रों के एक नए देवता मिल गए, कृष्ण की पूजा होने लगी। मनुस्मृति की बात अगर करें, जो सबसे पुरानी स्मृति हमारी है मनुस्मृति, वो बताती है कि पुत्रियों को विवाह के समय जो सोना चांदी जवाहरात जो धन दिए जाते थे, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन पे महिलाओं का एकाधिकार था। 6वीं शताब्दी में एक स्मृतिकार हुए जिनका नाम है कात्यायन। कात्यायन नाम है। कात्यायन जी बड़े प्रोग्रेसिव थे। 6वीं सदी के जो स्मृतिकार हमारे हैं कात्यायन जी, वो बड़े विलक्षण प्रतिभा के थे। उन्होंने कहा कि स्त्री जो है अपने स्त्री धन के साथ साथ जो उसके पास अन्य संपत्ति है उसका भी वो चाहे तो उसका जिस रूप में चाहे यूज कर सकती, चाहे संपत्ति को बेच दे, चाहे उसको मॉर्गेज कर दे। स्मृतिकार कात्यायन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा अपने स्मृतिकार। और स्त्रियों को उन्होंने जमीन में भी, पैतृक संपत्ति में भी उत्तराधिकार देने की बात की है। तो इस तरह का प्रश्न आता है, याद रखेंगे। ये कात्यायन थे, 6वीं शताब्दी के स्मृतिकार थे, जिन्होंने कहा कि स्त्री अपने स्त्री धन की या अन्य संपत्ति की देखरेख, अपने आप देखरेख का मतलब संपत्ति की सोल मालिक है, नहीं चाहे उसको सेल कर दे, चाहे उसको गिरवी रख दे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात था। लेकिन आप देखेंगे कि आज स्त्रियों को जो है, उन्होंने कात्यायन ने अपने समय में कहा था कि स्त्रियों को जमीन में हिस्सा है, मिलता है, उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा है। ये कात्यायन जी का मत था।